हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है ना वो आपको रिपीटेडली मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये दोनों चीज़ों को हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होता है, यानी कि कोई ऐसी फाइल जिसमें आपने कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, या पावर पॉइंट की फाइल है, या आपकी एक्सेल की फाइल है, या आपकी वर्ड की फाइल है। जब तक ये हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, ये यूज़र ने इसको रन नहीं किया होता, तब तक ये एक पैसिव एंटिटी के तौर पे हार्ड डिस्क में पड़ी हुई होती है। जैसे ही यूज़र इसको क्लिक करता है या इसको रन करने की कोशिश करता है, तो वो जो है ना वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोग्राम जब तक हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, रैम में लोड नहीं होता, तो वो एक पैसिव एंटिटी के तौर पर होता है। और जैसे ही यूज़र इसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो रैम में लोड हो जाता है और एक एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस बेसिकली क्या है? ऐसा प्रोग्राम जो एक्टिव मोड में रैम में लोड हुआ है उसको प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जैसे ही यूज़र किसी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करेगा, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है ना वो जनरेट हो जाएगी, और वो प्रोसेस जो है ना वो आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ जाएगा। प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जो है ना वो कन्वर्ट होता रहता है। इन स्टेट्स को जो है ना वो शो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है ना वो आपके सामने डिस्प्ले की है कि प्रोसेस जो है वो क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक किन किन स्टेट्स पे जो है ना वो ट्रेवर्स करता है। सो जैसे ही प्रोसेस जब क्रिएट होता है, यानी कि प्रोग्राम जब हार्ड डिस्क से लोड होता है रैम के अंदर, तो उसकी स्टेट जो होती है ना वो न्यू स्टेट कंसिडर की जाती है। और जैसे ही ओएस को पता लगता है कि एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है, तो वो उसकी स्टेट को चेंज करके रेडी स्टेट कर देता है, जिसका मतलब ये है कि वो इसको एक क्यू में पुश कर देता है, जिसको वो रेडी क्यू के नाम से लेबल करता है। तो यहाँ पर रेडी क्यू वो इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है ना वो क्रिएट हो रहे होते हैं, और इन सबको वन बाय वन डील करना ओएस के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जब रेडी क्यू में प्रोसेस आ जाते हैं, तो फिर ओएस जो है वो सर्टन एल्गोरिथम की बेस पे वहाँ से वन बाय वन उन प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करता है और उनको जो है ना वो सीपीयू असाइन कर देता है। जैसे ही किसी प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है, तो उस प्रोसेस की स्टेट जो है वो रेडी से रनिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और ओएस जो है वो जितनी देर के लिए उस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करता है, उतनी देर तक वो प्रोसेस जो है ना वो रनिंग स्टेट में रहता है। और जैसे ही उस पर उसका सीपीयू इलैप्स जो टाइम है वो इलैप्स हो जाता है, तो वो उसको वापस रेडी क्यू में पुश कर दिया जाता है। यहाँ पर सीपीयू टाइम इलैप्स का कॉन्सेप्ट ये है, ओएस जो है वो मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने के लिए हर प्रोसेस को कुछ देर के लिए सीपीयू असाइन करता है, और उसके बाद जैसे ही वो टाइम इलैप्स होता है उससे वो सीपीयू वापस ले लेता है और उसको रेडी क्यू में पुश कर देता है, और नेक्स्ट प्रोसेस को रेडी क्यू से पिक करके उसको कुछ देर के लिए सीपीयू असाइन कर देता है। इससे ओएस को ये फायदा होता है कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है, और जो सीपीयू के जो लिमिटेशन है, जैसे ओएस के पास जो है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है या डुअल कोर प्रोसेसर है, तो वो उसके मदद से जो है वो एक मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है ना वो एंटरटेन कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ओएस पे जो है वो हर प्रोसेस को कुछ देर के लिए सीपीयू साइन करता है, और उसके जैसे ही वो टाइम लैप्स होता है उससे सीपीयू वापस लेके दूसरे प्रोसेस को जो है वो असाइन कर देता है। तो एक तो सिचुएशन ये है कि जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और उसका अगर सीपीयू टाइम इलैप्स हो गया, तो ओएस जो है ना उसको वापस रेडी क्यू में पुश कर देता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक प्रोसेस को सीपीयू मिला हुआ है कुछ देर के लिए और वो रनिंग स्टेट में है और उसका सीपीयू टाइम इलैप्स नहीं हुआ, लेकिन उसको कोई आईओ इंटरप्ट आ गई है, यानी कि उस प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट है कि वो यूजर से इनपुट या आउटपुट करवाए। तो जैसे ही ओएस को ये पता लगता है कि एक प्रोसेस जो है ना वो आईओ इंटरप्ट में चला गया, तो वो उस प्रोसेस से सीपीयू वापस लेकर उसको जो है वो वेटिंग स्टेट में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है, ताकि जब तक उसकी आईओ इंटरप्ट कंप्लीट नहीं होती, उस देर के लिए सीपीयू जो है वो किसी और प्रोसेस को असाइन कर दिया जाए। और जैसे ही उस प्रोसेस की जिसकी आईओ इंटरप्ट जनरेट हुई थी, वहाँ पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म होना शुरू हो जाती है इनपुट आउटपुट की, तो उस प्रोसेस को वापस जो है वो ओएस जो है वो रेडी क्यू में शिफ्ट कर देता है, ताकि जितनी जल्दी हो सके उसको नेक्स्ट सीपीयू जो है ना वो अवेलेबल उसके लिए किया जाए। तो ये साइकिल जो है ना वो इस तरह चलता रहता है जब तक वो एक प्रोसेस जो है ना वो अपनी टर्मिनेशन स्टेट में जो है ना वो नहीं चला जाता। तो रनिंग स्टेट से एक ही ट्रांजिशन जो है ना वो टर्मिनेशन स्टेट की तरफ जाती है, जब कि प्रोसेस जो है ना वो अपना टाइम कंप्लीट कर चुका होता है, उसको जितना टाइम के लिए सीपीयू चाहिए वो भी कंप्लीट हो चुका होता है। तो फाइनल जो स्टेट होती है वो किसी भी प्रोसेस की वो होती है टर्मिनेशन स्टेज।
अब प्रोसेस के साथ जो है ना वो उसका एक पीसीबी भी ओएस मेंटेन कर रहा होता है। तो प्रोसेस पीसीबी बेसिकली क्या है कि पीसीबी एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जो हर प्रोसेस के साथ ओएस जो है ना वो मेंटेन कर रहा होता है। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ओएस जो है वो उस प्रोसेस की स्टेट को, जो भी हमने डिस्कस किया, न्यू, रनिंग, वेटिंग और उसकी रेडी स्टेट्स, और उसके साथ साथ उस प्रोसेस का जो नंबर है जो उसने ओएस ने उसको असाइन किया हुआ है वो भी उसके साथ मेंटेन किया हुआ है। उसके साथ साथ उसका पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जो हर प्रोसेस के साथ अटैच होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बेसिकली नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस का एड्रेस जो है ना वो अपने पास रखता है। तो यही वजह है कि जब एक प्रोसेस को ओएस एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उससे कुछ देर के बाद सीपीयू से वापस ले लिया जाता है, तो पीसी के अंदर वो प्रोसेस जहां तक एग्जीक्यूट हुआ होता है उससे नेक्स्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है ना वो पीसी के अंदर ओएस स्टोर कर देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस प्रोसेस की बारी है और इसको सीपीयू साइन किया जाए तो वो वहीं से स्टार्ट हो जहां से वो लास्ट टाइम रुका था। उसके साथ साथ उसने कुछ रजिस्टर्स भी अपने मेंटेन किए होते हैं, मेमोरी लिमिट्स है, और अगर इस प्रोसेस ने कोई फाइल्स ओपन की हुई है तो उनके डिस्क्रिप्टर्स या उनकी पॉइंटर्स जो है ना वो इस पीसीबी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इस स्लाइड की लेफ्ट साइड पे आपको जो है ना वो एक बेसिकली फ्लो ऑफ इवेंट्स जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसमें दो प्रोसेसेस हैं और कैसे सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो है वो सीपीयू को जगल करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में। सो लेट्स से हम कहते हैं कि प्रोसेस P0 है हमारे पास और एक प्रोसेस जो है वो P1 है। तो सबसे पहले P0 को ओएस जो है ना वो सीपीयू असाइन करता है कुछ देर के लिए, और जैसे ही P0 प्रोसेस जो है वो उस सीपीयू का टाइम जो है ना जितनी देर के लिए उसको मिला हुआ है कंज्यूम करता है, तो ओएस कुछ देर के बाद उससे सीपीयू वापस ले लेता है। और अगर P0 प्रोसेस के लिए को कुछ टाइम और के लिए सीपीयू चाहिए, तो फिर वो क्या करता है कि वो अपनी करंट स्टेट को अपनी कॉरस्पॉन्डिंग पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टेट में जो है ना वो स्टोर कर लेता है। और फिर जो सीपीयू इससे वापस लिया जाता है ओएस जो है ना वो सीपीयू जो है वो दूसरे प्रोसेस यानी कि P1 प्रोसेस को जो है ना वो असाइन कर देता है, और P1 प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसका सीपीयू टाइम इलैप्स होता है, ओएस P1 की जो स्टेट होती है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीसीबी में स्टोर कर देता है, और सीपीयू इससे वापस लेके इसको दोबारा जो है वो पहले वाले प्रोसेस यानी कि P0 को असाइन कर देता है। P0 क्या करता है कि अपनी स्टेट को अपने पीसीबी कॉरस्पॉन्डिंग पीसीबी 0 से रीलोड करता है, ताकि वो वहीं से स्टार्ट कर सके जहाँ पर उसने लास्ट टाइम जो है ना वो स्टॉप किया था, और इस तरह ये प्रोसेस जो है ना वो चलता रहता है जब तक दोनों प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं होते। अब प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है? प्रोसेस क्रिएशन जो है वो हम इसको प्रोग्रामिंग के जरिए जो है ना वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो हमें एक सिस्टम कॉल जो है ना वो अवेलेबल की जाती है जिसका नाम है फोर्क। फोर्क बेसिकली क्या करता है कि अगर आप जो है वो विद इन प्रोग्राम यानी कि सी के प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोसेस जो है ना वो क्रिएट करना चाहें, तो आप फोर्क सिस्टम कॉल के जरिए जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। फोर्क सिस्टम कॉल जैसे ही आपका प्रोग्राम जो है ना वो इन्वोक करेगा, तो आपके प्रोग्राम में जो स्प्लिट होगा वो एक पेरेंट प्रोसेस का होगा और एक चाइल्ड प्रोसेस का होगा, यानी कि आपका प्रोग्राम जो है जो इटसेल्फ एक प्रोसेस है वो दो प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि जो मेन प्रोग्राम है वो पेरेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका एक और प्रोसेस जो बन जाएगा जो कि चाइल्ड प्रोसेस के लिए। अब पेरेंट प्रोसेस चूंकि एक सेपरेट प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस एक सेपरेट प्रोसेस है, तो यूजर जो प्रोग्रामर्स हैं वो पेरेंट प्रोसेस के अंदर कोई अगर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना चाहें इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो वो अपनी अलहदा से एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो हम आगे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और चाइल्ड प्रोसेस में जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी कोडिंग होगी, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट प्रोसेस होगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रही हों, यानी कि पेरेंट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन और चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन डिफरेंट सीपीयूज के ऊपर जो है ना वो परफॉर्म की जा रही होगी। और पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो चूंकि इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो रहे होते हैं इसलिए, और पेरेंट प्रोसेस से चूंकि चाइल्ड प्रोसेस बना हुआ है, तो पेरेंट प्रोसेस जो है वो उसको वेट करना होता है जब तक जो है ना वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ताकि ज़ोंबी और ऑर्फन वाली कंडीशन जो है ना वो ना बन सके। और पेरेंट उसके लिए फिर जो है ना वो पेरेंट प्रोसेस जो है ना वो तब तक वेट करता रहता है जब तक चाइल्ड प्रोसेस जो है ना वो टर्मिनेट ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं
कि जब भी आप फोर्क सिस्टम कॉल यूज़ करें तो जो आपका पेरेंट प्रोसेस है वो हमेशा वेट करे जब तक उसका करस्पॉन्डिंग चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो गया, ताकि हम ज़ोंबी और जो ऑर्फन वाली सिचुएशन है उसमें जो है ना वो ना जा सके। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो एक कोडिंग की एग्जांपल के जरिए जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने एक छोटा सा कोड है जो बेसिकली फोर्क सिस्टम कॉल को यूज़ कर रहा है और उसके ज़रिए पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस जो है ना वो क्रिएट कर रहा है। हमारे ये हेडर फाइल्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू के नाम से, जिसकी वैल्यू है 3, और मेन के अंदर जो है ना वो एक फॉर लूप है जिसमें आई 0 से वैल्यू तक, यानी कि ये लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगा। और पहली दफ़ा जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये चूँकि कंडीशन ट्रू हो चुकी होगी, तो ये जब लूप यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये एक फोर के सिस्टम कॉल यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फोर क्या करता है। फोर जो है वो एक मेन प्रोसेस को, जो कि हमारा ये वाला मेन प्रोसेस है, इसको कन्वर्ट कर देता है टू प्रोसेसेस में, जो कि पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस जिनको नाम दिया जाता है। तो जैसे ही ये सिस्टम कॉल जो है ना वो इन्वोक होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं लेट्स से यहाँ पर कह देता हूँ P1। सो P1 जो है वो टू प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स से मैं इसको P2 कह देता हूँ। इसको मैं, चूँकि ये चाइल्ड है, इसको मैं C1 कह देता हूँ। तो P1 जो है वो बेसिकली P2 और C1 में कन्वर्ट हो गया। अब फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो, ये ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोर्क सिस्टम कॉल जब भी इन्वोक की जाती है तो ओएस यहाँ पर इस जहाँ से फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की जाती है वहाँ पर टू वैल्यूज़ रिटर्न करता है। एक दफ़ा जो है वो ज़ीरो रिटर्न करता है और दूसरी दफ़ा जो है वो समथिंग ग्रेटर दैन ज़ीरो रिटर्न करता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर फोर्क की सिस्टम कॉल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो चूंकि दो प्रोसेसेस क्रिएट होंगे, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, तो इसलिए ओएस जो है वो इन दोनों प्रोसेस की डिस्टिंग्विश करने के लिए दो वैल्यूज जो है ना वो रिटर्न करता है। तो फोर्क जो है, जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर टू वैल्यूज रिटर्न करेगा, ज़ीरो एंड समथिंग ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ओएस जो है ना वो ये स्टैंडर्डाइज करता है कि अगर तो वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि वो चाइल्ड प्रोसेस है, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो वो पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फोर्क जब सिस्टम कॉल इन्वोक होगी तो ओएस ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि अगर वो सिस्टम कॉल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो ओएस यहाँ पर दो वैल्यूज रिटर्न करता है, ज़ीरो एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर तो वैल्यू ज़ीरो वैल्यू जो है रिप्रेजेंट कर रही है चाइल्ड प्रोसेस को और ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है पेरेंट प्रोसेस को। तो अगर राइट साइड पे हम अपनी डायग्राम में देखें तो फर्स्ट फोर्क सिस्टम कॉल के बाद हमारे दो प्रोसेसेस क्रिएट हुए हैं, P2 एंड C1। सो P2 के लिए जो हमें वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी और C1 के लिए जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो होगी। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई की वैल्यू हमारी जो है वो अभी ज़ीरो है, उस पर हमारी जो कोड की प्रोसेसिंग है वो इस टाइम पे ये है। तो फोर्क पे जब आपके पास ज़ीरो आएगा तो इफ़ की कंडीशन जो है ना वो उस टाइम पे फॉल्स हो जाएगी। जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये मैसेज जो है ना वो आपका प्रिंट नहीं होगा। और दूसरी साइड पे जब आपको ग्रेटर देन ज़ीरो फोर्क रिटर्न करेगा तो इफ़ की वैल्यू चूँकि ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये ट्रू हो जाएगी, तो ये लाइन जो है ना वो उसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो P2 के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना वो आउटपुट की जाएगी जो कि प्रिंट करेगी प्रोसेस क्रिएटेड। उसके बाद जो है दोनों, चूँकि दो प्रोसेसेस हैं तो दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो, उनका कंट्रोल जो है ना वो यहाँ पर आएगा। चूँकि ये लूप है तो दोनों के लिए जो है वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी ये कंडीशन 1 के लिए ट्रू हो जाएगी, ये दोबारा यहाँ पर आएगा और दोबारा जो है ना वो फोर कॉल होगा। अब हमारे पास जो है ना वो दो प्रोसेसेस हैं, P2 एंड C1। P2 के लिए अलहदा फोर कॉल होगा, C1 के लिए अलहदा फोर कॉल होगा। सो जब P2 के लिए फोर कॉल होगा तो ये अगेन दो प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम P3 और C2 कह देते हैं।
और C1 के लिए जब 4 कॉल होगा तो ये भी दो प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम P4 C3 कह देते हैं। अब अगेन जब 4 कॉल होगा तो OS जो है वो यहाँ पर दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, 0 एंड ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द प्रोसेसेस। तो जब यहाँ पर P3 के लिए ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ये P3 पेरेंट है तो इसके लिए ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी, तो ये की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला मैसेज जो है ना ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको जो है ना वो हम टिक कर देते हैं। टिक रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रोसेस क्रिएटेड मैसेज जो है ना यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इस प्रोसेस के जब चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के लिए जो है वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा 0, और 0 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, C2 पे हमें कुछ भी प्रिंट नहीं मिलेगा। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं तो P4 के ऊपर जो ये 4 जो है वो चूँकि P4 पेरेंट है, C1 का जो है वो एज अ पेरेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर OS जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर चूंकि ग्रेटर देन 0 रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद ये क्या करेगा, प्रोसेस क्रिएटेड का मैसेज प्रिंट करेगा। तो इसको हम टिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज जो है ना वो प्रिंट हो रहा है। C1 के दूसरे प्रोसेस के लिए OS जो है वो रिटर्न करेगा 0। 0 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पे क्या होगा कि ये जो है ना वो मैसेज जो है ना वो प्रिंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट नहीं किया जाएगा। अब ये जो है वो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये कंट्रोल जो है ना वो वापस जाएगा। यहाँ से जो है वो दोबारा i++ होगा और i की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी, ये लूप के अंदर आएगा और दोबारा जो है ना वो 4 कॉल करेगा। इस टाइम पे आप प्रोग्राम जो है वो उसने P3, C2, P4 एंड C3 प्रोसेसेस है। तो जब 4 कॉल होगा तो इन सब के लिए जो है वो 4 कॉल किया जाएगा। तो P3 के लिए सेपरेट 4 कॉल होगा। ऐसे हम इसको कह देते हैं P5 और इसको हम कह देते हैं C4। ये इसका रिसेंटली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस है। इसी तरह जो C2 है उसके लिए 4 कॉल होगा, तो फोर्क जो है वो इसके लिए भी एक पेरेंट और एक चाइल्ड प्रोसेस बना रहे हैं। तो उसको हम P6 और C5 जो है ना वो कह देते हैं। और P4 के लिए भी 4 कॉल होगा, उसकी हम यहाँ पर ले आते हैं। उसके लिए जो पेरेंट बनेगा उसको हम P7 और चाइल्ड वाला जो उसका पार्ट है उसको C6 कह देते हैं। इसी तरह C3 के लिए भी 4 कॉल होगा, उसको हम P8 और चाइल्ड के लिए हम उसको C7 कह सकते हैं। अब जब 4 कॉल होंगे, जैसे P3 के लिए जब 4 कॉल हुआ है तो उसने P5 और C4 जो है ना वो दो प्रोसेसेस क्रिएट किए। P5 के लिए उसने वैल्यू रिटर्न की ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही वो ग्रेटर देन 0 रिटर्न की तो ये की कंडीशन ट्रू होगी और ये मैसेज जो है ना वो प्रिंट हो गया। तो P5 के ऊपर जो है मैसेज प्रिंट हो गया, हम इसको टिक कर देते हैं। P3 के लिए जब चाइल्ड बनेगा तो चाइल्ड के लिए OS जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह C2 के लिए जब P6 बनेगा तो P6 के लिए OS वैल्यू रिटर्न करेगा ग्रेटर देन 0, उस पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपका जो ये मैसेज है printf वाला वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन C2 का जब चाइल्ड बनेगा C5, उसके लिए यहाँ पर 4 पे रिटर्न किया जाएगा 0, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट का मैसेज एग्जीक्यूट नहीं होगा। P4 के लिए जब P7 बनेगा पेरेंट तो उसके लिए OS रिटर्न करेगा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एक प्रोसेस क्रिएशन का मैसेज आना वो डिस्प्ले हो जाएगा। P4 का जब चाइल्ड बनेगा C6 उस पे 0 रिटर्न किया जाएगा, तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ये मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं होगा। उसी तरह C3 के लिए जो पेरेंट बनेगा P8, उसके लिए 4 पे वैल्यू रिटर्न की जाएगी ग्रेटर देन 0, उसके लिए इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा प्रोसेस क्रिएटेड।
C3 का जो चाइल्ड बनेगा उसके लिए वैल्यू रिटर्न की जाएगी 0 और ये if की कंडीशन उसके लिए फेल हो जाएगी, तो C7 में प्रिंट का मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। और जब कंट्रोल जो है वो दोबारा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद वो वापस जाएगा i++, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंट्रोल आपका फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम जो है ना वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखना चाहें तो आपको ये जो प्रोसेस क्रिएटेड के मैसेज हैं वो कितनी दफ़ा नज़र आएंगे, आप जो है ना वो अपने टिक को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट मीन्स 7 टाइम्स आपको ये प्रोसेस क्रिएटेड के मैसेज जो है ना वो नज़र आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में जो है वो प्रोसेस क्रिएशन यूजिंग फोक सिस्टम कॉल जो है ना वो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।